जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, कल 2024 लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट्स आ गए हैं। किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। बीजेपी को भी 272 सीटें ही मिल पाई हैं। इसलिए एनडीए की सरकार बनने जा रही है। अब आगे क्या होगा? इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद आगे की प्रोसेस क्या होती है, जैसे कि सर्टिफिकेट किसे दिया जाता है और वो लोकसभा तक कैसे पहुंचता है, इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। इसके अलावा कल के इलेक्शन के रिजल्ट्स में एक खास बात ये रही है कि नोटा ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में नोटा को 2 लाख से ज़्यादा वोट मिले हैं। ये रिकॉर्ड कैसे और क्यों बना है, नोटा क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2013 में नोटा का ऑप्शन शुरू करने का फैसला किया था। ये फैसला 2004 में पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज की याचिका के बाद लिया गया था। इस याचिका में ये कहा गया था कि वोटर्स की गोपनीयता बनी रहनी चाहिए, ये सीक्रेट रहना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है? जब आप ईवीएम पर वोट डालने जाते हैं तो सबसे आखिरी वाले कॉलम में नोटा का ऑप्शन होता है, यानी कि नन ऑफ द अबव। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं आता है, या फिर आप ये सोचते हैं कि सारे के सारे जो भी कैंडिडेट्स हैं वो सारे भ्रष्ट हैं या फिर करप्टेड हैं, तो आप किसी को भी वोट नहीं देना चाहते हैं, तो आप नोटा का बटन दबा सकते हैं। मान लीजिए अगर नोटा का ऑप्शन ही नहीं होता और आप वोट देने चाहते हैं, लेकिन कोई भी कैंडिडेट आपको पसंद नहीं आता, तो ऐसे में अगर आप बिना वोट दिए वापस आ जाते हैं तो सबको पता चल जाएगा कि आपने किसी को वोट नहीं दिया है। अगर आप किसी कैंडिडेट को वोट देते हैं तो बटन दबाने पर लाइट जलती है और बीप की आवाज आती है, जिससे ये केवल पता चलता है कि आपने वोट दिया है, लेकिन किसे दिया है ये सीक्रेट रहता है। सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था कि चाहे वोटर वोट करे या फिर ना करे, ये सीक्रेट रहना चाहिए। इसलिए वोटर्स की सीक्रेसी बनाए रखने के लिए नोटा का ऑप्शन शुरू किया गया था। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की बेंच ने लिया था। अब इस चीज को लेकर बहस चलती रहती है कि अगर नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिल जाए तो क्या होगा, क्या वो वोट इनवैलिड हो जाएगा? इन सारी चीज़ों को मैं आगे बताऊंगा, लेकिन पहले कल के इलेक्शन के रिजल्ट्स पर नज़र डालते हैं। मध्य प्रदेश में इंदौर सीट पर क्या हुआ? कांग्रेस के कैंडिडेट अक्षय कांति बाम ने 29 अप्रैल को अपना जो नामांकन था वो वापस ले लिया। बताया जा रहा है कि बीजेपी के कुछ मेंबर्स के साथ इंदौर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस गए थे और अपना नामांकन वापस ले लिया। इसके बाद कांग्रेस के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, तो क्योंकि समय बहुत ज़्यादा निकल चुका था, इससे बीजेपी की जीत लगभग तय हो गई थी, क्योंकि इंदौर सीट पर पहले भी बीजेपी की जीत रही थी। अब देखिए इसका रिजल्ट क्या हुआ। इंदौर सीट पर बीजेपी को 12 लाख से ज़्यादा वोट मिले हैं और बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को सिर्फ 51,000 वोट ही मिले हैं। वहीं नोटा को लगभग 2 लाख वोट मिले हैं। मतलब कि बीजेपी पहले नंबर पर रही, लेकिन नोटा को भी बहुत ज़्यादा वोट मिले हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो दूसरे नंबर पर कोई भी कैंडिडेट नहीं है, बल्कि नोटा है। नोटा को 2 लाख से ज़्यादा वोट मिले हैं, जो पहली बार हुआ है ऐसा। इससे पहले 2019 के चुनाव में बिहार के गोपालगंज लोकसभा सीट पर नोटा को 51,000 वोट मिले थे, जो एक रिकॉर्ड था। 2014 में तमिलनाडु के नीलगिरी में नोटा को करीब 46,000 वोट मिले थे, लेकिन इस बार 2 लाख के करीब वोट मिलने से पुराने सारे रिकॉर्ड्स टूट गए हैं। अब मान लीजिए अगर कभी ऐसा हो जाए कि नोटा को सबसे ज़्यादा वोट मिले तो क्या होगा? क्या जो इलेक्शन है वो कैंसिल हो जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अगर नोटा को सबसे ज़्यादा वोट मिल भी जाएं तो भी अगला सबसे ज़्यादा वोट पाने वाला कैंडिडेट ही विजेता घोषित किया जाएगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दर्ज की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि अगर कभी नोटा को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं तो उस इलेक्शन को नल और वाइड करार दिया जाएगा, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि जनता ने किसी भी कैंडिडेट को पसंद नहीं किया है। अब ये देखते हैं कि इस मामले में आगे क्या होता है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इलेक्शन खत्म होने के बाद की आगे की प्रोसेस क्या होती है। जो भी विजयी उम्मीदवार होता है, जो भी जीत जाता है कैंडिडेट, उसे रिटर्निंग ऑफिसर, यूजुअली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं। जैसा मान लीजिए कि दिल्ली की किसी सीट पर जो भी कैंडिडेट जीतता है उसे एक सर्टिफिकेट मिलता है, जिसे फॉर्म 22 कहा जाता है। ये जो सर्टिफिकेट है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? रिटर्निंग ऑफिसर इस सर्टिफिकेट पर जो भी कैंडिडेट होता है उससे साइन करवा लेते हैं और ये पुष्टि करता है
कि सर्टिफिकेट कैंडिडेट को दे दिया गया है। इसके बाद ये रसीद सीधे लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल को रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेज दी जाती है। ये जो जीतने वाला कैंडिडेट होता है लोकसभा के पहले सत्र में शामिल होते हैं और शपथ लेते हैं, तो उन्हें ये सर्टिफिकेट दिखाना होता है। इस सर्टिफिकेट को लोकसभा में दिखाने के बाद सेक्रेटरी जनरल के द्वारा भेजी गई रसीद के साथ इसे मैच किया जाता है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ये वही कैंडिडेट है जो चुनाव जीता था। जीतने वाले कैंडिडेट्स की पूरी लिस्ट बनाता है, जिसमें हर पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं और कौन कौन से कैंडिडेट जीते हैं। ये बताया जाता है कि ये प्रोसेस संविधान के अनुसार होती है। इलेक्शन कमीशन ये लिस्ट राष्ट्रपति को भेज देता है, क्योंकि राष्ट्रपति सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का न्योता देते हैं। उदाहरण के लिए 2019 में इलेक्शन कमीशन ने 23 मई को जो रिजल्ट थे वो घोषित किए थे और 25 मई को ये लिस्ट राष्ट्रपति को भेजी थी। इसके बाद जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं, उन्होंने बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिया और 30 मई को शपथ ग्रहण समारोह हुआ। लेकिन अगर किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो क्या होता है? ऐसे में राष्ट्रपति सबसे बड़े गठबंधन और पार्टी को सरकार बनाने का अवसर देते हैं, और अगर वे सफल नहीं होते हैं तो दूसरे ऑप्शंस पर विचार किया जाता है। देखो, 2004 में कांग्रेस लेड वाला यूपी ब्लॉक पहले से अलायंस में था और इलेक्शन से पहले उन्हें बढ़त मिल गई थी, इसीलिए उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया गया था। सबसे बड़े ब्लॉक को इन्विटेशन दिया गया था। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 2272 सीटें नहीं मिली हैं, लेकिन एनडीए ब्लॉक को 295 सीट मिली है, इसीलिए उन्हें भी सरकार बनाने का न्योता दिया जाएगा। 2 दिन पहले जब इलेक्शन रिजल्ट्स आने वाले थे, 7 पहले के हाईकोर्ट जजों ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा था। उन्होंने ये कहा था कि अगर हंग पार्लियामेंट होती है तो राष्ट्रपति को अपने संवैधानिक धर्म का पालन करते हुए सबसे बड़े ब्लॉक को सरकार बनाने का न्योता देना चाहिए। मतलब अगर इंडिया ब्लॉक सबसे बड़ा ब्लॉक बनकर उभरता है तो उसे सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए। जो भी हो, आई होप इस वीडियो में मैंने सारे के सारे मुद्दे कवर कर लिए हैं और जो भी मुद्दे कवर किए हैं आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना,